चैप्टर 171 फंस गई सिया बटा दैवी आयामी जानवर। शौर्य बिरला हाउस से जल्दबाजी में निकलकर बाहर चला आया। शौर्य तेजी से अपनी गाड़ी में बैठ गया और उस पठार को उसने अपने रिंग में फेंक दिया। उसके गाड़ी में बैठते ही उसके दोस्त भी उतनी ही तेजी से गाड़ी में कूदकर बैठ गए। शौर्य ने अपनी गाड़ी को सुनसान जगह तक इस तरह दौड़ाया था मानो वह गाड़ी दौड़ नहीं उड़ रही हो। अगले ही पल शौर्य ने गाड़ी को अभिमान को सौंप दिया और विराज को लेकर हवा में उड़ गया। कुछ सेकंड्स में शौर्य और विराज शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के बाहर उतर गए। शौर्य तेजी से उस होटल के अंदर घुस गया पर उसे गार्ड ने रोकने की कोशिश की, मगर इस वक्त शौर्य की सिर पर खून सवार था। शौर्य ने अपनी बंदूक निकाली और गार्ड के घुटने में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर पूरा होटल स्टाफ अलर्ट हो चुका था। सभी लोग बाहर दौड़कर शौर्य को रोकने के लिए आ गए थे, पर जब मैनेजर को विराज ने अपना आईडी कार्ड दिखाया, मैनेजर ने उन्हें बिना रोके अंदर जाने दिया। अगले ही पल शौर्य और विराज होटल के 21वें मेल पर पहुंच गए थे। शौर्य ने यहां आकर लॉबी में से 5वें नंबर की रूम के दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा किसी थर्माकोल की तरह टुकड़ों में बिखर गया। शौर्य ने अंदर जाते ही सामने का नजारा देखा और फिर उसने वहां मौजूद सारे लड़कों को जिंदा जला दिया। लेकिन ऐसा शौर्य ने क्यों किया था? कौन थे ये लोग? ऐसा क्या देखा शौर्य ने उस कमरे के अंदर? इन सभी सवालों का जवाब हमें 1 हफ्ते पहले हुए घटना से पता चलेगा। 1 हफ्ते पहले सिया और उसकी मुंबई की दोस्त जो सिया के साथ द्वारिका में पढ़ रही थी, उसके साथ वह मॉल में शॉपिंग के लिए जाती है। इस लड़की का नाम ऋतुजा था। ये लड़की सिया की बेस्ट फ्रेंड थी। जब वे दोनों इस मॉल के अंदर शॉपिंग करके थक गए थे तो ऋतुजा की जिद पर वे दोनों मॉल के आखिरी फ्लोर पर स्थित पब में चली जाती है। यहां कुछ देर तक एंजॉय करने के बाद दोनों बाहर आने के बारे में सोचती है, तभी वहां कुछ लड़कों का ग्रुप पहुंच जाता है। ये सारे लड़के ऋतुजा के स्कूल फ्रेंड्स थे। इन लड़कों का लीडर विनय शहर के मेयर का लड़का था। उसे सिया पहली नजर में पसंद आ गई थी। उसने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर सिया से अपनी दोस्ती बनाई और इसी वजह से सिया ने उसके साथ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। उसके बाद दोनों का रात में फोन पर बात करना, उसके बाद एक दूसरे के प्राइवेट मूवमेंट्स शेयर करना चालू हो गया। कल सिया अकेले घर से चुपचाप विनय से मिलने चली गई थी। इसी वजह से शौर्य को इस पर शक हुआ, लेकिन उसने सिया को सीधे पूछकर उसे नाराज नहीं किया, पर उसके पीछे उसने अपनी डायमेंशन के लड़कियों में से एक लड़की को लगा दिया था। आज सुबह भी सिया अपनी दोस्त का बहाना बनाकर घर से निकली थी, मगर वह चोरी से इस होटल में विनय से मिलने आई थी। मगर आज सिया को ये नहीं पता था कि विनय उसे अपने दोस्तों के साथ बांटने वाला है। सिया के होटल पहुंचते ही पहले तो विनय ने सिया को खुद के साथ समय बिताने की ऑफर दी, पर सिया ने उसे प्यार के बिना ये करना सही नहीं है ऐसा कहा। इधर विनय के दोस्तों ने उसे 1 हफ्ते का समय दिया था और आज उसकी डेडलाइन थी। इसी वजह से फिर विनय ने सिया के ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। इस दवा के असर के वजह से सिया बेहोश हो गई और इसका फायदा उठाकर विनय ने सिया को बेड पर लिटा दिया। फिर उसने धीरे धीरे सिया के सारे कपड़े उतार दिए। उसने बेड के पास एक वीडियो कैमरा भी सेट किया था और बस वो लोग अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी उस कमरे का दरवाजा कई टुकड़ों में टूट गया और अगले ही पल विनय और उसके दोस्त दर्दनाक चीखों के साथ आग के लपटों के हवाले हो गए। ये सब शौर्य ने इसीलिए किया था। विनय और उसके दोस्तों की दर्दनाक चीखें इतनी ज्यादा तेज थी कि सिया को होश आने लगा। शौर्य ने सबसे पहले अपने शरीर का जादुई कपड़ा सिया के शरीर पर रख और उसे एक सलवार कुर्ती में बदल दिया। जब सिया होश में आई तो उसके सामने 5 लड़कों को उसके भाई ने जिंदा जला दिया था।
उसके बाद सिया को सब कुछ याद आया और वह शौर्य से लिपटकर रोने के लिए आगे बढ़ी, पर उसके पहले शौर्य का जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ा। इस चांटे से सिया उड़कर दीवार से टकरा गई। फिर शौर्य ने गुस्से से कहा, क्या मैंने तुम्हें साधना रोने के लिए सिखाई है? तुम अगर इतनी ही काबिल थी तो इन जैसे लड़कों के झांसे में कैसे आ गई? और तुमने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश की। अगर आज मैं समय पर यहाँ नहीं पहुँचता तो आज तुम इन दरिंदों का शिकार बन जाती। उसके बाद शौर्य ने एक गहरी सांस ली और खुद के गुस्से को शांत किया और आगे बोला, मैंने सुना था कि प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, पर तुम तो प्यार में झूठी भी बन गई, साथ ही धोखेबाज भी बन गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिया। शौर्य अपनी आंसुओं से भरी आंखों से सिया पर चिल्लाए जा रहा था। सिया भी इसे देख पा रही थी, पर वह कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी शौर्य ने विराज को देखकर कहा, उस हरामी मेयर को मेरे सामने लेकर आओ, अगर वह इधर उधर की बातें करने लगे उसे उड़ा दो। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं खुद निपट लूंगा। विराज ने तुरंत अपना फोन निकाला और मेयर को कॉल किया। कुछ रिंग होते ही मेयर ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही विराज ने उसे कहा, मिस्टर पाटकर, आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और फिर उसकी सजा मिल चुकी है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मेरे भाई शौर्य अग्निहोत्री से मिलने हमारे विला आ जाना। अगर आपको लगता है कि हम गलत नहीं थे तो चुपचाप अपने घर पर रहना और अपने बेटे के मौत का मातम मना लेना, क्योंकि उसकी लाश भी अब बची नहीं है। विराज की बात सुनकर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर इस सन्नाटे को चीरते हुए मेयर दांत पीसते हुए बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? इसमें सिर्फ मेरे बेटे की गलती कैसे हो सकती है? तुम्हारे बहन ने भी उसे कुछ इशारे किए होंगे ना? ये सुनकर विराज का गुस्सा भी बढ़ने लगा था। तभी पीछे से शौर्य की आवाज आई, क्या तेरा बेटा अगर ऐसा करने के लिए फिर 5 लोगों को एकत्रित करता? अगर तेरा बेटा इतना ही नेक है तो एक बार यहाँ होटल पर आ और इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर फिर भी तुझे तेरा बेटा सही लगा तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ऐसी घटिया सोच रखने वाले परिवार को इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य की बात सुनकर मेयर तुरंत सहम गया। उसे अच्छे से पता था कि अगर शौर्य चाहे तो ये सब कर सकता है। उसके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मेयर ने अपना गुस्सा निगल लिया और अपना फोन पटक कर तोड़ दिया। इधर मेयर के बेटे और उसके दोस्तों को खत्म करने के बाद शौर्य ने एक बार दूर खड़ी सिया को देखा, जिसका सिर झुका हुआ था। शौर्य उसके पास गया और बोला, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम खुद की रक्षा कर सको तो उसे इस्तेमाल करने से बिल्कुल हिचकिचाना मत। अगर तुम हिचकिचाते रह गई तो आज की तरह फिर एक बार कुछ शैतान तुम्हारा गलत फायदा उठा लेंगे, और अगर हम उस समय नहीं आ पाए तो क्या तुम उन्हें तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इंतजार करोगी? शौर्य की बात सुनकर सिया के आंसू बह निकले। सिया दौड़कर आई और शौर्य के गले लग गई। फिर उसका सारा दबाया हुआ दुख किसी बांध की तरह फूट पड़ा। इन सभी बातों को निपटाकर शौर्य और विराज होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आए, जहां वह गोली लगा हुआ गार्ड अभी भी वहीं दर्द में कराहा रहा था। शौर्य उसके पास गया और उसके घाव पर हाथ रखा, फिर उसके मुंह में एक गोली डाल दी। अगले ही पल इसके पैर में धंसी गोली शौर्य ने बाहर निकाली और उस जगह की जख्म गायब हो गई। शौर्य उसके बाद सिया को लेकर विला पर लौट आया था। विला के अंदर आते ही परिवार की लड़कियों को शौर्य ने एक बार देखा और फिर गहरी आवाज में कहा,
अगर आपको लगता है कि आपको कोई लड़का पसंद आता है या फिर वह आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अपनी साधना से अच्छे से जांच लो। उसके बाद उसके इरादे अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो उन्हें सीधा खत्म कर दो। बाकी मैं संभाल लूंगा, लेकिन उनके जाल में फंसकर सोया की तरह कोई बेवकूफ़ी मत करना, वरना मैं उस गुनहगार से पहले तुम्हें सजा दूंगा। क्योंकि मैंने अपने परिवार के लोगों को साधना सिर्फ लंबी उम्र और सुंदर दिखने के लिए नहीं सिखाई है। आपको इसका उपयोग करके लोगों से खुद को बचाना आना चाहिए। ये सुनकर सारी लड़कियों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो लोग भी अपने आसपास मंडरा रहे। उन दिल फेक आशिकों को नजरअंदाज करती है, पर अगर उन्होंने उन पर हमला या बेहोश करके वो लोग अचानक उन्हें उठा ले गए तो फिर क्या करे? ये सोचकर ही सारी लड़कियां सतर्क हो गई। शौर्य की आज की वार्निंग घर की लड़कियों के लिए किसी ब्रह्मज्ञान की तरह थी। इसका रिजल्ट उन्हें कुछ ही समय में देखने मिल गया। जिया ने 3 लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए थे। आज शाम को सभी लड़के पार्टी के लिए जाने वाले थे, लेकिन इस वक्त शौर्य के कमरे के अंदर कबीर, अभिमान और विराज शौर्य के सामने खड़े होकर सवालिया नजरों से शौर्य को देख रहे थे। शौर्य समझ गया और उसने वह बचा हुआ खास पत्थर बाहर निकाला। शौर्य ने उसके बाद उस पत्थर को अपने उस खंजर से तराशना शुरू किया। अंत में सभी के सामने उस पत्थर के अंदर से एक गेंद निकली और एक बड़ा डायनासोर्स के अंडे जैसा पारदर्शी क्रिस्टल निकला। उस अंदर गहरे काले रंग का छोटा बवंडर घूम रहा था। दूर से देखने पर वह ब्लैक होल दिख रहा था। शौर्य ने वह गेंद जैसी दिखने वाली चीज को सभी को दिखाया और बोला, ये आयामी स्टोन है। इस स्टोन के अंदर एक साधक एक पूरी तरह से नए जीवन को जन्म दे सकता है। इसके अंदर बना आयाम मेरे उस डायमेंशन की तरह ही है। ये सुनकर सभी की आंखें चमक गई, पर तभी शौर्य ने उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। अगर तुम्हारे पास तवत्सर की विरासत नहीं है तो तुम इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इसका कोई और उपयोग नहीं है। उसके बाद शौर्य ने उस बड़े से ट्रांसपेरेंट अंडे को उठाया और बोला, ये एक क्रिस्टल और एक अंडा है। इसके अंदर दिखाई देने वाला ये घूमने वाला काला धब्बा कोई और नहीं बल्कि एक जीता जगता आयामी दैवीय जीव है। ये एक ऐसा जीव है जो एक डोमेन के अंदर से दूसरे डायमेंशन के अंदर बिना किसी रुकावट के जा सकते हो जब तक वह आयाम कॉन्ट्रैक्टेड ना हो। ये सुनकर सभी की आंखें चमक गई। तभी शौर्य ने एक बार फिर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। ये जीव भी थोड़ा खास होता है। इसकी शक्ति किसी संत अधिपति स्तर के योद्धा के बराबर होती है और इसे पालतू बनाना आसान नहीं है, और मैं इसे अपने आयाम के अंदर भी नहीं ले जा सकता, वरना ये मेरे आयाम के ऊपर खुद का कंट्रोल बना सकता है। शौर्य की बात सुनकर विराज बोला, फिर इसका क्या फायदा, तुम इसे फिर फेंक ही दो। ये सुनकर शौर्य विराज को देखकर बोला, विराज भाई सु बोले छे तमय। अंग्रेजी में एक कहावत है, रिस्क है तो इश्क है। शौर्य की बात किसी को समझ नहीं आई, पर उसके अंदर बैठी सिस्टम जो शौर्य को ये सारी जानकारी दे रही थी अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। शौर्य ने उस छोटी गेंद को अपने हाथ में पकड़ा और फिर कुछ सोचकर बोला, जब हम समरलोक जाएंगे तो मैं अपनी साधना के ऊंचे स्तर पर पहुंचूंगा तो मैं एक नया डायमेंशन खुद बनाऊंगा। उसके बाद तुम लोगों में से किसी एक को इसे पाने का मौका दूंगा। अगर तुम सफल हो गए तो ठीक, वरना फिर इसे भी मैं खुद से जोड़ दूंगा। तभी शौर्य के कमरे का दरवाजा खुला और आवाज आई, अरे वाह, क्या देने की बात हो रही है, जरा मुझे भी बताओ। ये आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस ओर गया। तभी शौर्य मुस्कुराते हुए अद्विका से बोला, कुछ नहीं, मेरे हाथ में ये आयामी स्टोन है जिसके अंदर मैं नया आयाम बनाऊंगा और जो भी इसे हासिल करने की क्षमता रखेगा उसे मैं दे दूंगा।
ये सुनकर अद्विका ने भी अपना हाथ उठाया और बोली, फिर तो मैं भी इसे पाने की कोशिश करूंगी। आखिर कौन इस डायमेंशन को पाना नहीं चाहेगा। ये सुनकर वहां मौजूद बाकी लोगों का चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अगर अद्विका ने इसे शौर्य से मांगा तो वह उसे जरूर दे देगा। तभी शौर्य ने उस क्रिस्टल अंडे को हाथ में लिया और बाकी लोगों को देखकर बोला, मेरे साथ चलना चाहोगे ताकि तुम अपनी आंखों से किसी जानवर के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर शौर्य उन्हें विला से दूर एकदम सुनसान जगह पर लेकर आया। फिर उसने वहां पर आयामी विरोधी फॉर्मेशन से किया। फिर शौर्य ने अंडे को हाथ में पकड़ा और अपने साथियों को एक्सप्लेन करने लगा। इन दैवी जानवरों और जीवों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए साम दाम दंड और भेद का उपयोग किया जाता है। ये भी उस जानवर के ऊपर होता है कि वह किस तरह तुम्हारा स्वामित्व मानेगा। इतना कहकर शौर्य ने इस क्रिस्टल को सभी के सामने तोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही क्रिस्टल के अंदर मौजूद वह आयामी जीव किसी आजाद पंछी की तरह बाहर निकल आया, मगर बाहर आते ही फिर एक बार वह अटक गया। ये जीव एक सफेद रंग की लोमड़ी थी। इसका आकार बेहद बड़ा और वह दिखने में बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता और क्यूटनेस देखते ही बनती थी। उस लोमड़ी के पीछे 9 पूंछे किसी मोर के माफिक एक गोल घेरा बना रही थी। जब सिस्टम ने इसे देखा तो वह हैरान रह गई। तभी वह लोमड़ी सभी के सामने एक खूबसूरत औरत में बदल गई। शौर्य ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि इस वक्त इस लोमड़ी का चार्म बहुत ही ताकतवर था। शौर्य ने अपने दोस्तों को उस आयामी बैरियर से बाहर भेज दिया। अब उस बैरियर के अंदर सिर्फ अद्विका और शौर्य थे। उसके दोस्त बाहर से सिर्फ उसे देख सकते थे। चैप्टर 172 नई साथी कनक। एक आयामी बैरियर के बाहर कबीर, अभिमान और विराज अपने सामने का नजारा देख रहे थे। अद्विका ने शौर्य के कान को के पकड़ा हुआ था और वह लगातार उसे डांट रही थी। इधर शौर्य भी उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। वहीं कुछ दूरी पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और वह उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वह अपने ओंठों पर उंगली रखकर अद्विका और शौर्य के बीच की बहस को समझने की कोशिश कर रही थी। बाहर विराज, अभिमान और कबीर अपने मुंह को दबाकर हंस रहे थे। उनकी हंसी अचानक किसी बम धमाके की तरह तब फूट पड़ी जब बैरियर के अंदर खड़ी उस खूबसूरत लड़की ने शौर्य का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। उसके बाद जो शौर्य के साथ होने वाला था वो तो बस अद्विका ही जानती थी। कुछ देर पहले शौर्य ने अपने दोस्तों को आयामी जीव का जान पेला और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने उस जीव को क्रिस्टल से आजाद कर दिया। तभी वह जीव 9 पूंछों वाली लोमड़ी में बदल गया। उसके बाद उस लोमड़ी ने अपने आप को इंसानी रूप में बदल दिया। लेकिन शौर्य ने समय रहते अपने दोस्तों को बैरियर के बाहर भेज दिया। इस वजह से इस बैरियर के अंदर अद्विका और शौर्य ही रह गए थे। अपने इंसानी रूप में वह लोमड़ी इतनी खूबसूरत और मादक दिख रही थी कि शौर्य का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसके दूधिया गोरा बदन किसी रेशमी चादर की तरह था। उसके लाल ओंठ किसी तराशे हुए धनुष की तरह थे। उसकी लंबी नाक और पर्पल कलर की आंखें समुद्र की गहरी और शांत थी। उसकी आंखों में एक नशा था जिसे देख हर कोई उसके प्यार में पागल हो जाए। उस लोमड़ी की फिगर बेहद कसी हुई और टाइट थी। उसकी लंबी टांगे उसके प्राचीन पहनावे से बाहर साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़की की पीठ और सीने का हिस्सा बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा था। इसी वक्त उस लोमड़ी ने शौर्य पर अपना जादू चला दिया जिसे करने में वह एक्सपर्ट थी। ये एक किस्म का सम्मोहन जादू था जिसे उस लोमड़ी ने शौर्य के ऊपर किया था।
इस वजह से शौर्य अद्विका को छोड़कर उस लोमड़ी की तरफ तेजी से आकर्षित हुआ और उसके पास जाने लगा। लेकिन तभी उसे अपने कान पर बेहद जोरदार दर्द महसूस हुआ और वह अपने होश में आया। उसके सामने अद्विका अपने कमर पर हाथ रखकर शौर्य को गुस्से से देखकर उस पर बरस पड़ी। ठरकी आदमी, तुम्हें लड़की दिखते ही तुम्हारे अंदर का परवट बाहर आ जाता है क्या? तुमने मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी। अद्विका चिल्लाए जा रही थी, तभी वह लोमड़ी उन दोनों के बीच आई और उसने शौर्य के गाल पर चूम लिया और अपनी आंख मारी। ये देखकर अब अद्विका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वह गुस्से से तमतमाते हुए शौर्य के पास गई और उसने शौर्य के बाल पकड़कर खींच दिए। शौर्य दर्द के मारे तड़प उठा। अगर ये पहले वाली अद्विका होती तो शौर्य को कोई तकलीफ नहीं होती, पर उसके सामने अब एक साधक अद्विका थी जो अब शौर्य को दर्द पहुंचा सकती थी। शौर्य ने जैसे तैसे खुद को अद्विका के पकड़ से छुड़ाया और फिर एक गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए बोला, ये एक श्रुगाली है, यानी मायावी लोमड़ी। इसके पास सम्मोहन कला और भ्रमित करने की कला होती है। इसीलिए मैंने उन तीनों को बाहर भेजा था, पर मैं उसके सम्मोहन के चपेट में आ गया। ये बहुत ही शातिर और चालाक होती है, लेकिन इस वक्त ये इस बैरियर से बाहर नहीं जा सकती। अगर इसने मुझ पर सम्मोहन कर दिया तो तुम मेरे साथ रहना और मुझे होश में लाना। और हाँ, अब उसकी हरकतों पर ध्यान मत दो, वरना वह उसके मकसद में कामयाब हो जाएगी। तब तक मैं उस पर काबू करने की कोशिश करूंगा। अद्विका को समझाकर शौर्य ने जैसे तैसे शांत कर दिया था। उसके बाद अब उसका ध्यान उस मासूमी भरी आंखों से देख रहे लोमड़ी पर था। शौर्य को अपनी ओर देखते देख उस लोमड़ी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और वह अचानक एक डरावनी लड़की में बदल गई और जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी उस बैरियर के बाहर साफ सुनाई देने लगी थी। बाहर विराज, अभिमान और कबीर को अचानक उनके रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। शौर्य भी सतर्क हो गया और उसने तुरंत अपने एक हाथ में चंद्रहास और दूसरे हाथ में रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला। अद्विका भी तुरंत सतर्क होकर लड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी वह लोमड़ी बोली, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आजाद होकर। तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो पाई हूँ। पर मेरा एक नियम है, मैं मुझे देखने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। उसकी बात सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, नियम के अनुसार मैं पहले साम तत्व पर इसके साथ बात करूंगा। शौर्य ने उस लोमड़ी को देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे या मेरे पत्नी के साथ एक करार करो। हम तुम्हें हर तरह का मान सम्मान और तुम्हारी साधना के लिए आवश्यक सब कुछ देंगे। साथ ही मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे साथ बराबरी वाला व्यवहार होगा। शौर्य की बात सुनकर वह लोमड़ी हंसते हुए बोली, मूर्ख लड़के, तुम खुद को क्या समझते हो? बड़े बड़े देवता कभी हम श्रृगालिकाओं को कभी काबू नहीं कर पाए और तुम मुझे तुम्हारे सामने ऐसे ही झुकने के लिए कह रहे हो? ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें चुटकियों में मसल सकती हूं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर शौर्य ने अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर अद्विका को एक बार देखा और फिर लोमड़ी से बोला, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक और ऑफर दूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। ये सुनकर उस लोमड़ी के कान खड़े हो गए। तभी शौर्य ने वह डायमेंशन स्टोन निकाला और उसे उस लोमड़ी को दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हें ये आयामी पत्थर दे दूंगा, पर तुम्हें हम दोनों में से एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट, मेरा मतलब है करार करना पड़ेगा, जिसके तहत तुम हमारा वाहन बनोगी। वैसे तो लोमड़ी उस डायमेंशन स्टोन को देखकर खुश हुई थी, मगर वहां बनाने की बात पर उसे गुस्सा आ गया और वह झल्लाते हुए बोली, तुमने आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी।
लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात साफ कर देती हूँ कि मुझे किसी की गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चुपचाप ये रोधक हटा दो और मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगी। वैसे तो तुम काफी चिकने लगते हो। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिरनामे हिलाया और बोला, ठीक है, फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है तुम्हें समझने का। शौर्य ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उसकी आभा बदलने लगी और फिर उसके शरीर से ऊर्जा की तरंगे बाहर निकलने लगी। उसका साधना स्तर उस लोमड़ी के सामने आ गया। शौर्य ने अपनी दोनों तलवारों की नोक को आसमान की तरफ कर दिया और वहां का वातावरण बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में बादल छाने लगे। बादलों को चीरते हुई कई सारी बिजलियां शौर्य की हाथ की तलवारों पर गिरने लगी, पर वो उनसे टकराते ही उनके अंदर सामने लगती थी। शौर्य ने दोनों तलवारों को एक हाफ स्विंग के साथ सामने की ओर किया और फिर एक बार बोला, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद हम अगली बातचीत करेंगे। इतना कहकर शौर्य ने अपनी ताकत से दोनों तलवारों को हवा में घूमना चालू किया। उस लोमड़ी ने भी अपने नाखून किसी चाकू की तरह लंबे किए और उसके दो शूल दांत उसके ओंठों से बाहर दिखाई देने लगे। शौर्य ने उस लोमड़ी को देखा और फिर पूरी ताकत के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ा। शौर्य ने उस लोमड़ी के पास पहुंचते ही उसके नाखूनों के हमले को चुकाया और फिर एक जोरदार लात उस लोमड़ी के पेट में मार दी। शौर्य की एक लात पड़ते ही वह लोमड़ी किसी टूटी पतंग की तरह उड़ गई और बैरियर की दीवार से टकरा गई। उसके बाद शौर्य उसके पास गया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी वह लोमड़ी अचानक अपने हाथ जोड़कर बोली, मालिक, मैं आप जो बोलोगे वह करूंगी। मैं आपकी दासी, वाहन या फिर आपकी जो चाहे वह बनूंगी, बस मुझे क्षमा कर दो। एकदम से लोमड़ी ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इस वजह से शौर्य भी गाफिल होकर अपने रास्ते में ही रुक गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए लोमड़ी एक शरीर हंसी के साथ मुस्कुराई और उसने शौर्य के पेट पर अपने नाखूनों से वार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके नाखून शौर्य के शरीर से टकराई, ऐसा लगा कि वे किसी धातु से टकरा गए हो जो बेहद मजबूत और कठिन था। अपने नाखूनों के टकराने से अचानक एक तेज दर्द उस लोमड़ी के पंजे में होने लगा। वह दर्द से कहते हुए पीछे हट गई। जब उस लोमड़ी ने ध्यान से शौर्य के शरीर को देख तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गई। शौर्य के शरीर पर एक सुनहरा कवच प्रकट हो चुका था और शौर्य के कान में कुंडल भी चमकने लगे थे। लोमड़ी ने अपने नाखूनों को देखा जो बुरी तरह से टूट चुके थे। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। उसने शौर्य को हैरानी से देख और बोली, ये नामुमकिन है, मरे नाखून आयाम को भी चिर सकते हैं, पर तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा ये कवच कोई साधारण कवच नहीं हो सकता। ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी जाने मन की ये क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुझे तुम्हें सच में दिखाना पड़ेगा कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इतना कहकर शौर्य ने शांति से अपनी दोनों तलवारें अंदर ली और फिर शौर्य ने अपने हाथ की उंगलियों चटकाए, फिर अपने गर्दन को झटका देकर आगे बढ़ने लगा। शौर्य धीरे धीरे उस लोमड़ी के पास पहुंचा और फिर उसने उस लोमड़ी की आंखों में देखा और फिर उस पर अपनी साधना का दबाव बढ़ाते हुए उसके पास गया और फिर उसे उठाते हुए बोला, तुम दिखने में ठीक ठाक तो हो, पर मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगा कि तुम अपने जानवर रूप में ही इसके बाद रहोगी। शौर्य के ऐसा कहते ही उस लोमड़ी को अचानक अपने रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और अगले पल उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शौर्य ने उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ जड़ दिया कि उसकी आवाज आसपास के एरिया में गूंज गई थी। उसके बाद दूसरे गाल पर भी ऐसा ही थप्पड़ जड़ दिया गया। शौर्य उसे बिना रुके उसके बाद थप्पड़ पर थप्पड़ बजाए जा रहा था और इस वजह से कुछ ही देर में उस लोमड़ी का थोबड़ा किसी सुअर की तरह सूज गया था।
उसके ओंठों के किनारे से खून बह रहा था। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। आखिर उस लोमड़ी ने शौर्य के इस सिंपल से टॉर्चर के सामने हार मान ली। उस लोमड़ी का चेहरा इतना खूबसूरत था कि उसे मारने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज शौर्य ने वही करके दिखाया था। बाहर अभिमान कबीर और विराज उस बिगड़ते हुए खूबसूरत चेहरे को देखकर उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था। शौर्य ने अपनी मार बात कर दी और फिर वह रुक गया। तभी अपने सूजे हुए चेहरे से वह लोमड़ी बोली, मालिक मुझे आपकी हर बात मंजूर है, अब मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकती। मैं आप जो बोलेंगे वह करूंगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आई। फिर उसने अपने उंगली को काटा और एक खून की बूंद इस लोमड़ी के मुंह में डाल दी। शौर्य का खून उसके मुंह में जाते ही उस लोमड़ी के सारे जख्म भर गए, पर इस वक्त उस लोमड़ी के अंदर की वह अकड़ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब वह किसी पालतू जानवर की तरह शौर्य के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी अद्विका उसके पास आई और उसने उस लोमड़ी को ध्यान से देखा। शौर्य के सुनहरे खून की वजह से अब उस लोमड़ी के शरीर पर एक हल्का सुनहरा रंग चढ़ गया था। अद्विका ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वह लोमड़ी बोली, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं एक अवकाशीय श्रृगालिका जाति से हूँ। मेरे जन्म के बाद मुझे उस क्रिस्टल में बंद कर दिया था। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मेरे जन्म के बाद मेरी दुनिया में क्या हुआ होगा। मेरी माता ने मेरे दिमाग में सारा ज्ञान और विरासत पहले ही दे दिया था। मेरे हिसाब से मेरी दुनिया इस वक्त नष्ट हो चुकी है। उस लोमड़ी की कहानी सुनकर अद्विका ने उसे पूछा, अगर तुम जन्म से ही इस क्राइस्ट के अंदर कैद थी तो फिर तुमने अपनी शक्तियां कैसे प्राप्त की? ये सुनकर वह लोमड़ी बोली, इतने दिनों से उस क्रिस्टल के अंदर ही मेरा पूर्ण विकास हो चुका था। इसीलिए मैं अपनी शक्तियों को अपने आत्मिक आयाम में ही आज तक अभ्यास कर सकती थी। मैंने पहली बार आज अपनी शक्तियों को बाहर उपयोग किया था। उसका ये खुलासा सुनकर अद्विका ने उसे प्यार से देखा और बोली, तुम तो जन्म से ही चालाक और शातिर हो, लेकिन क्या करे तुम एक पत्थर दिल इंसान से टकरा गई। ये सुनकर शौर्य का मुंह बन गया और वह धीरे से बड़बड़ाया, बड़ी अजीब है, ये तो पहले उसे प्यार से देखने पर मुझे फटकार लगा रही थी और जब मैंने थोड़ी शक्ति दिखा दी तो मैं एक पत्थर दिल इंसान बन गया। हे भगवान, घोर कलयुग है। शौर्य भले ही धीरे बड़बड़ाया था मगर अद्विका ने उसे साफ सुन लिया था। उसने तुरंत शौर्य से आंखें तरेरते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सुनकर शौर्य भीगी बिल्ली की तरह सहमते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, मैं तो इस युग को कोस रहा था। शौर्य की बात सुनकर अद्विका ने अपनी नाक को एक बार लेफ्ट फिर राइट में मोड़ और बोली, मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे थे। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने ये सुना, फिर वह अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपना आयामी बैरियर हटाकर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त उसे ऐसे देखकर पेट पकड़कर हंस रहे थे। शौर्य जो सबके सामने शेर बना फिरता है, आज अद्विका के सामने भीगी बिल्ली की तरह दुबक गया था। शौर्य ने मन ही मन तीनों को अच्छा सबक सिखाने के बारे में सोचा। फिर वह सभी के साथ घर की तरफ निकलने लगा। तभी अद्विका उस लोमड़ी को साथ लेकर आते हुए बोली, शौर्य, मैंने तय कर लिया है कि मैं इसका नाम क्या रखूंगी। इसका सुनहरे रंग का ग्लो मुझे बहुत पसंद आया तो मैं इसका नाम सोना रखूंगी। अद्विका का नाम देने का लॉजिक देखकर शौर्य ने उसे कहा, सोना किसी वस्तु का नाम लगता है और अब ये इंसान है तो इसे इससे रिलेटेड नाम से हम बुलाएंगे। इसके लिए कनक नाम कैसा रहेगा? शौर्य के लॉजिक को सुनकर उसका सुझाया हुआ नाम अद्विका को बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत इस नाम पर हामी भर दी।
कनक को भी उसका नाम बहुत अच्छा लगा। तभी विराज बोला, क्या ये हमेशा इसी रूप में रहेगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसके वजह से हमारे घर के सामने लाइन लग जाएगी सड़क छाप आशिकों की। ये सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। तभी कनक अचानक एक छोटे से सफेद रंग के पप्पी में बदल गई और एडवी के गोद में बैठ गई। कॉक इस रूप में बेहद क्यूट लग रही थी। अद्विका ने उसे कसके गले लगाया और खुशी से उछलते हुए उसे लेकर घर की तरफ निकल गई। शौर्य ने बाकी लड़कों को देखा और बोला, अधीर भैया कहाँ है वो और बाकी के लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं? तभी शौर्य के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चैप्टर 173 पार्टी से महफिल तक। शौर्य और उसके दोस्त मिलकर उस तरफ निकलते हैं जहां आज बैचलर पार्टी का इंतजाम किया गया था। दूसरी तरफ अद्विका कनक को अपने गोद में लेकर घर चली जाती है। रास्ते में अद्विका कनक को शौर्य के बारे में सब कुछ समझा देती है। उसे वह डायमेंशन के बारे में भी बता देती है। दूसरी तरफ शौर्य को उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज उसकी साधक लड़कियों द्वारा भेजा गया था। उन्होंने शंभाला के उन 2 साधकों को ट्रैक कर लिया था जिन्हें कुछ दिनों पहले ही प्रधानाचार्य ने भेजा था। शौर्य को शक था कि प्रधानाचार्य उन 2 साधकों के मौत के बाद ऐसा ही कुछ करेगा और उसका शक यकीन में बदल गया था। इस वक्त ये नए साधक शौर्य को मारने के लिए दिल्ली में दाखिल हो चुके थे। वे लोग सुबह तक शौर्य के पास पहुंच जाएंगे। शौर्य वैसे भी उन्हें ये मौका देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो चाहता था कि उन्हें आज रात में ही वह उन्हें जाकर मार दे। पर आज की बैचलर पार्टी के बाद ही वह कुछ सोचने वाला था। इधर बिरला हाउस पर शौर्य और उसके दोस्तों के जाने के बाद रायचंद थोड़ा परेशान थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़के जिन्होंने उनके लिए इतनी मदद की आखिर वो लोग इतनी तेजी से वापस क्यों चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ है उनके साथ। इसी उधेड़बुन में वो अपने आदमियों से कहकर शौर्य और उसके दोस्तों की जानकारी निकालने कहता है। उनके आदमियों को जैसे ही शौर्य और उसके दोस्तों की तस्वीर मिलती है वो अपने काम पर लग जाते हैं। शौर्य और उसके दोस्तों की जानकारी निकालने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता और वो उनकी रिपोर्ट रायचंद को भेज देते हैं। जब रायचंद उस रिपोर्ट को देखता है तो वह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर जाता है। उसके हाथ में शौर्य, विराज और कबीर अभिमान की जानकारी थी। अभिमान की जानकारी बहुत ज्यादा अधूरी थी मगर कबीर, विराज और शौर्य की जानकारी पूरी थी। विराज एक पुलिस कमिश्नर था, शौर्य गीतांजलि कॉरपोरेशन का मालिक था तो कबीर ओबेरॉय फैमिली का वो बेटा जिसने खुद अपने परिवार को छोड़ दिया था। ये जानकारी किसी बॉम्ब से कम नहीं थी। वो जिन्हें अब तक सड़क छाप मवाली समझ रहा था वो तो इस शहर के सबसे बड़े लोग थे। रायचंद अपना सिर पीट लेता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस गीतांजलि एंटीक से बिजनेस करने के लिए वह अपनी चप्पल घुस रहा था उसका मालिक खुद उसके घर आकर उसके पत्थरों की जांच करके चला गया था। वो तुरंत प्रणाली को बुलाता है और उसे वो रिपोर्ट्स दिखाकर सिर पीट लेता है। इस बात से अनजान प्रणाली भी शॉक हो जाती है। उनके घर उनका काम करने के लिए इस शहर और देश के सबसे पावरफुल लोग आए थे और ये लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए। इधर घर के सारे लड़के अपनी तय जगह पर पहुंच जाते हैं। शौर्य की बैचलर पार्टी अधीर ने खुद एक 5 स्टार होटल में रखी थी। यहां उसने पार्टी के लिए खास इंतजाम किए थे। पूरी पार्टी वेजिटेरियन थी मगर यहाँ शराब बैरल भरकर लाई गई थी। इस पार्टी में शौर्य के लिए खास गाने और डांस का आयोजन किया था और यहाँ नाचने गाने के लिए खास सुंदर लड़कियों के एक ग्रुप को आमंत्रित किया गया था जो कि बाहर के देशों से आई थी।
इनमें कोरिया, लंदन और अमेरिका के कुछ खास ग्रुस आए थे। पार्टी के अंदर जैसे ही सारे लड़के आ जाते हैं, होटल का स्टाफ ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आते हैं। साथ ही स्टेज पर सारे ग्रुस आकर अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। जब लंदन का लड़कियों का ग्रुप वाहन परफॉर्मेंस देने पहुंचता है, तो शौर्य को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। शौर्य उसे देखकर हैरानी से उठकर स्टेज पर बीच डांस में चला जाता है और उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वो लड़की भी शौर्य को अपने सामने देखकर दंग रह जाती है, फिर उससे नजारे चुराकर स्टेज के पीछे चली जाती है। ये लड़की कोई और नहीं आलिया थी। वही एजेंट आलिया जिसे शौर्य अपनी शहजादी कहता है। शौर्य भी स्टेज के पीछे तुरंत उसके पास जाता है। शौर्य को देखकर आलिया का चेहरा लाल हो जाता है। तभी शौर्य उसे कहता है, आलिया तुम इतने दिनों से कहाँ थी? और ये सब क्या है? ये सुनकर आलिया थोड़ा खुद को संभालते हुए कहती है, मैं एक और मिशन पर हूँ। इस ग्रुप में इंटरनेशनल क्रिमिनल नुआ की बेटी है। मुझे इसके जरिए नुआ का पता लगाने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर शौर्य समझ जाता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। लेकिन तभी आलिया शौर्य से पूछती है, लेकिन ये बैचलर पार्टी तुम्हारे परिवार के किसके लिए है? ये सुनकर शौर्य शर्माते हुए अपना सिर खुजाया है और बोलता है, ये पार्टी मेरी शादी की है। यहाँ मेरे सारे भाई भी आए हैं। और हाँ, एजेंट विराज की भी हमारे साथ ही शादी होने वाली है। तुम्हें हमारे शादी में आना होगा। शौर्य ने बड़ी लापरवाही के साथ आलिया से ये बात थी, मगर शौर्य की बात सुनकर आलिया की आंखें भर गई और वह गुस्से से बोली, मतलब मेरे साथ तुम बस फ्लर्टिंग कर रहे थे इतने दिनों से? तुम्हें अगर मेरे साथ मजाक ही करना था तो मेरे साथ इतनी मीठी बातें करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम जैसा दोगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा शौर्य अग्निहोत्री। तुम सिर्फ एक प्लेबॉय हो और कुछ नहीं। मासूम लड़कियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। आलिया गुस्से से शौर्य को भला बुरा मतलब सिर्फ बुरा ही कहे जा रही थी। शौर्य को अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसका मजाक इस लड़की के दिल में उसके लिए कुछ हलचल पैदा कर देगा। वैसे तो शौर्य आलिया के साथ काफी सीरियस वाला मजाक कर चुका था। शौर्य ने अपनी नजरें झुका ली और उसने अपने कान पकड़ते हुए कहा, आलिया मैंने अनजाने में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भाव जगा दिए, इस बात के लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने अपने सपने में भी तुम्हें अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में नहीं सोचा था। वो तो बस मैं मिशन के दौरान तुम्हारे साथ मजाक मजाक में इतने नजदीक आ गया था। शौर्य की ऐसी हालत होते देखकर आलिया अपनी हंसी रोक नहीं पाई और ठहाके मारकर हंसने लगी। फिर उसने शौर्य को उसके कमर में हाथ डाला और उसकी ठुड्डी को अपने दूसरे हाथ के उंगली से उठाते हुए बोली, क्या हुआ मेरे शहजादे, जब मेरी टांग खींचते थे तो तुम्हें बड़ा मजा आता था ना, अब चुप क्यों हो गए? आलिया की ऐसी बात सुनकर शौर्य को सब समझ आया और वह और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उसने आलिया को अपने से दूर करते हुए कहा, आलिया तुम्हारा ये मजाक मुझे जिंदा भर का एक दर्द देने वाला था। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैं तुम्हारे साथ भी शादी करूं और तुम दोनों को फिर कैसे मनाना है ये भी मैंने सोच लिया था। ये सुनकर आलिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैं तो तैयार हूँ तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए, पर मैंने सुना है तुम्हारी होने वाली पत्नी किसी दुर्गा माता से कम नहीं है। वो तो तुमसे ज्यादा तबाही मचाती है। मैं परसों ही वापस आई थी, मगर मैंने आते ही उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो किसी को मरते वक्त अपनी पलकें भी नहीं झपकाती।
शौर्य ने ये सुना तो वह सवालिया नजरों से आलिया को देखने लगा, तो आलिया आगे बताते हुए बोली, परसों के दिन तुम्हारी शादी लगभग टूट जाती अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हार तरह बेबाक ना होती तो। तुम्हारे पत्नी के लिए एक रिश्ता कर्नल के दोस्त के पोते की तरफ से आया था जिसे अद्विका ने घर पर ही ठुकरा के उन्हें डराकर भगा दिया। लेकिन दूसरा आदमी उसके साथ काम करने वाला एक डॉक्टर था, उसने उसी शाम को उसे किडनैप करने का प्लान किया पर अद्विका ने तो उसे गाना गा गा कर मारा। बेचारा बेहद दर्दनाक तरीके से मरा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे खुद पर और अद्विका पर गर्व हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आलिया का हाथ थाम लिया और उसे धन्यवाद देते हुए बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को मेरे साथ शेयर करने के लिए, वरना अद्विका तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं बताती। चलो फिर इस बात पर आज तुम्हारे डांस का जलवा भी देख लेते हैं। इतना कहकर शौर्य उसके भाइयों के पास चला आया। इधर उसके भाई भी अब अपनी गाड़ी का पहला गियर डाल चुके थे। जब शौर्य ने ये देखा तो वह भी उनके पास आते हुए बैठ गया और हमेशा की तरह उसने अपने आध्यात्मिक फल का रस ग्लास में भर लिया और उसे शराब की तरह पीने लगा। लेकिन उसकी ये हरकत उसके भाइयों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आदित्य ने गुस्से से शौर्य का जूस का ग्लास छीन लिया और बोला, शौर्य तू शादी का बकरा है जो हलाल होने वाला है। इस बात में जितनी खुशी होती है उतना ही गम भी होता, तो इसी बात पर तुम्हें कम से कम 2 पैग तो लगने ही चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इसका स्वाद आज चख ही लो। इतना कहकर आदित्य शराब का ग्लास शौर्य के हाथ में दे देता है। शौर्य उसे बेमन से ले लेता है। शौर्य ने फिर वह ग्लास अपने नाक के पास लाया और उसे अचानक सिहरन सा महसूस हुआ और उसे उल्टी करने का मन करने लगा। फिर भी अपने भाई के खातिर उसने शराब का पहला घूंट ले लिया। जब एक घूंट अंदर गया शौर्य ने उसके बाद दूसरा घूंट लिया, फिर तीसरा और आखिर में एक बड़ा घंट लेकर उसने वह ग्लास खाली करके टेबल पर पटक दिया। शौर्य ने भी खुद की मानसिक शक्ति को नियंत्रित नहीं किया और उस शराब को चढ़ने दिया। शौर्य पर पहले पैग में ही इसका असर होने लगा और ये असर काफी जोरदार था। शौर्य को तुरंत पता चल गया कि उसका एल्कोहल टॉलरेंस सबसे खराब है। शौर्य एक ही पैग में आउट हो गया था। उसने तुरंत विराज को इशारा करके बता दिया कि वह अब आगे शराब नहीं पी सकता है। तभी उसकी नजर स्टेज पर गई जहां ये लड़कियां अब अपना परफॉर्मेंस देने वाली थी। उनके गाने सारे के सारे अंग्रेजी थे, जो शौर्य के लिए बर्दाश्त से बाहर थे। उनका परफॉर्मेंस खत्म होते ही शौर्य इधर उधर हिलते डुलते जैसे तैसे स्टेज पर पहुंच गया और फिर वहां से उसने अपने लिए एक माइक मांग लिया। शौर्य किसी नशेड़ी की तरह माइक पकड़कर बोला, गांव वालों, तुम्हें संगीत का कोई ज्ञान नहीं। ऐसे अंग्रेजी गानों को बजाने से लगता है कोई अल्फाबेट्स को गा रहा है। इनमें वो फील ही नहीं है। तुम्हें मैं दिखाता हूं कि संगीत क्या होता है। इतना कहकर शौर्य ने माइक को फेंक दिया और अपने स्टोरेज से सभी के सामने ही रुद्र वीणा निकाली। शौर्य का ये जादुई करिश्मा देखकर हैरान हो गए, लेकिन शौर्य ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शौर्य आसन मारकर स्टेज के बीच बैठ गया। वहीं स्टेज के पीछे से आलिया भी ये सब देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने आज शराब पी थी। और तो और अब वह शराब पीकर अब स्टेज पर बैठकर गाना गाने वाला था। तभी होटल के एक स्टाफ ने एक माइक का स्टैंड शौर्य के सामने रखा और फिर वह वहां से चला गया। शौर्य ने वीणा की तार को छेड़ा और हर तरफ अचानक हवा में एक कंपन महसूस हुआ। इस कंपन से पूरा का पूरा हॉल शांत हो गया। सभी लोगों का नशा एक ही झटके में उतर गया। शौर्य का भी नशा उतर चुका था। शौर्य ने फिर अपनी उंगली तार पर रखी और संगीत का राग छेद दिया।
उसके रुद्र वीणा से निकालने वाली हर एक धुन सभी को अंदर तक झकझोर कर रख रही थी। पार्टी हॉल के बाहर बैठे बाकी के गेस्ट भी इस आवाज की वजह से प्रभावित हुए। इधर शौर्य ने अपना संगीत शुरू कर दिया था और अगले ही पल उसके गले से एक आवाज निकली। ये आवाज किसी ओंकार की तरह थी, मगर फिर उसमें सारे सुर जुड़ने लगे और उसकी आवाज हर तरफ गूंजने लगी। उसकी आवाज में एक दर्द भरी कशिश थी। वह इस तरह से इसे गाने लगा था कि सामने वाले को सिर्फ उसके आलाप से ही मोहित कर रहा था। शौर्य के इस आवाज में उसे उसकी रुद्र वीणा साथ दे रही थी। शौर्य ने अपने सुर बदल दिए और सभी को एकदम से शांति और स्थिरता का एहसास होने लगा। वह संगीत उनके लिए बेहद सुखदायक लगने लगा। शौर्य ने उसके बाद फिर एक बार अपना सुर बदल दिया और अचानक सारे लोगों को लगने लगा कि वे अब समुद्र की लहरों पर स्वर हो गए हो। सभी को ऐसा लगने लगा कि वे सब सच में उन लहरों पर सवार होकर लंबे सफर पर जा रहे हैं। उन्हें अपने आसपास समुद्र की ठंडी हवा महसूस होने लगी। शौर्य उसके बाद हल्के से अपने रुद्र वीणा की तार को बदल दिया और अचानक वही सुखदाया लहरें तबाह करने वाली तूफानी लहरों में बदल गई। सभी का अचानक दम घुटने लगा था। शौर्य ने सभी को तूफान के बीच फंसा दिया था। तभी शौर्य अपने ताल में हल्के से बदलाव करता है और धीरे धीरे वह तूफान शांत हो जाता है और सभी लोग अब किसी हरे भरे जंगल में मौजूद होने की अनुभूति करते हैं। सभी लोग उस जंगल में मौजूद पंछियों की किलकारियों का आनंद लेने लगते हैं। तभी अचानक शौर्य रुद्र वीणा की एकदम से दीर्घ तार को छेड़ देता है और सभी को किसी जंगली श्वापद की गर्जना का एहसास होता है। उसके ऐसा करने से वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है जैसे कोई जंगली जानवर उनके सामने दहाड़ मारकर उनका शिकार करने आया हो। इस धुन को सुनकर उनकी धड़कनें तेज हो जाती है और उन्हें भयानक डर का एहसास होने लगता है। तभी शौर्य अपनी धुन को इस तरह बदल देता है कि मानो सभी लोग जमीन से उड़कर आसमान में पहुंच गए हो। उन्हें अचानक आसमान में उड़ने का एहसास होने लगता है। उन्हें अपने आसपास बादलों की अनुभूति होती है। शौर्य उन सभी के भावों को ऐसे प्रकृति के अनुभवों से परिचित करवा रहा था जिन्हें उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। उसके रुद्र वीणा और उसकी आवाज में एक सिंक्रोनाइजेशन था जो सबसे दुर्लभ था। शौर्य इस वक्त सभी को देवताओं का संगीत सुना रहा था, तो जाहिर है उनकी भावनाओं में बदलाव होना तो बनता है। अगले ही पल सभी को आसमान में आए तूफान का एहसास होता है और वो लोग खुद को तूफान बिजलियों के बीच घिरा महसूस करने लगते हैं। तभी शौर्य अपन इस संगीत का अंत करने के लिए अपने वीणा से एक ऐसी धुन छेड़ देता है जिसे सुनकर अचानक सभी के अंदर जोश और उत्साह भर जाता है। कुछ हो देर में सभी को बहुत ज्यादा ताकतवर लगने लगता है। रुद्र वीणा की हर एक धुन उनकी ताकत को बढ़ा रही थी और सभी लोगों को एकदम से अपने अंदर आक्रामकता का एहसास होने लगता है। तभी शौर्य उन्हें फिर एक बार जंग के मैदान में ले जाता है, जहां उनका जोश से भरा मन अचानक जंग में डर, मजबूरी, लाचारी, अपने को खोने का गम तथा शरीर पर लगे चोटों का दर्द भी उन्हें महसूस होने लगा। कुछ ही देर में सभी लोग धीरे धीरे मुक्ति की अनुभूति करने लगे और शौर्य ने अपना संगीत खत्म कर दिया। जब उसने ध्यान से अपने सामने देखा तो उसके पार्टी हॉल के अंदर कई सारे बिन बुलाए मेहमान आए हुए थे। ये सब बाहर मौजूद लोग थे जो इस संगीत को सुनकर इस ओर आकर्षित होकर चले आए थे। सभी ने संगीत खत्म होते ही खुद को वापस पार्टी हॉल के अंदर पाया। कुछ देर तक शांति से ऐसे ही बैठने के बाद एक बूढ़ा आदमी जिसने सफेद धोती कुर्ता पहना था वह खड़ा होता है और ताली बजाना शुरू कर देता है। उसके पीछे धीरे धीरे सभी लोग ताली पीटना शुरू कर देता है।
शौर्य ने जब उनके चेहरे के भाव देखे तो उसने पाया कि हर वो मौजूद इंसान अपनी गीली आंखों से उसे देख रहा था। शौर्य ने स्टेज पर खड़े होकर सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जमीन पर नतमस्तक होकर स्टेज से नीचे उतर जाता है। चैप्टर 174 धमाके तो हम करेंगे। अपनी संगीत महफिल को खत्म करने के बाद दर्शकों की शौर्य ने जमकर वाहवाही बटोरी। इस वक्त किसी को भी शौर्य का चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, जिस वजह से वे लोग उसे उस पार्टी के माहौल में पहचान नहीं पा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने शौर्य के आवाज की वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दी थी। जब शौर्य अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर पूछा, तो भाइयों कैसा लगा संगीत का नशा? इसका नशा तुम्हें दारू या ड्रग्स से भी ज्यादा उत्तेजित करता है। मजा आया ना तुम्हें? ये सुनकर विराज और अधीर पहले खड़े हुए, फिर उन्होंने शौर्य को नाम आंखों से गले लगा लिया। भाई, हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि तुम संगीत में भी पंडित हो यार। तुमने तो आज इस शास्त्रीय संगीत से मंच पर आग लगा दी है। शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर भाई किसका हूं मैं, ये तो होना ही था। चलो अब पार्टी एंजॉय करते हैं। हॉल के अंदर अब बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं। ये सुनकर अधीर स्टेज की तरफ बिना कुछ कहे चल जाता है और फिर माइक लेकर वहां से जा रहे सभी से कहता है, सभी मेहमान जो अंदर आए थे उनके लिए ये हमारी तरफ से छोटी सी ट्रीट है, तो आप सभी हमारे साथ इस पार्टी में शामिल हो जाइए। पहले तो ये पार्टी हम भाइयों ने सीक्रेटली हमारे लिए रखी थी, पर अब मेहमान आए हो है तो वो ऐसे कैसे खाली पेट जाएंगे, तो आप सभी से मेरी गुज़र है कि आप इस पार्टी में शामिल हो जाइए। ये पार्टी आपके पुलिस कमिश्नर विराज और हमारे सबसे छोटे भाई शौर्य के शादी की बैचलर पार्टी है। इतना कहकर अधीर स्टेज से उतरकर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। सभी मेहमान अब रुक जाते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इधर वहां से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के एक एलिस होटल में दो बूढ़े, जिन्होंने अजीब कपड़े पहने थे, मसाज चेयर पर बैठकर बॉडी मसाज का मजा ले रहे थे। उनके अगल बगल में अर्धनग्न अवस्था में कई सारी लड़कियां उन्हें मसाज कर रही थी। इस बीच में वह दोनों बूढ़े उन लड़कियों के शरीर को छू रहे थे, पर वो लड़कियां उन्हें बिना कुछ कहे उनकी मसाज किए जा रही थी। तभी एक बूढ़ा अपने साथी से कहता है, आचार्य नल जी भर के मसाज करवा ले, पता नहीं इसके बाद कब हमें उस कैदखाने से बाहर आने का और ऐसी उपलब्धि का मजा मिलेगा। हमें यहाँ जी भर के हर चीज का आनंद लेना चाहिए। ऊपर से उस लड़के को मरते वक्त हमें भी हमारी जान देनी पड़ सकती है। ये सुनकर दूसरा आदमी भी कहता है, हाँ आचार्य नील, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उस प्रधानाचार्य ने हमें ये काम तो सौंपा है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसे लगता है कि हम इस साधक को मारते वक्त खुद भी मारे जाएंगे। अब ऐसे भी मरना है तो उस प्रधानाचार्य की थोड़ी जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। वैसे भी उस कमीने ने हमारी कई सारी धनराशि अनुदान के नाम पर हमसे छीन ली है। तभी नील कहता है, सही कहा तुमने, मेरा तो कई बार मन किया कि उस साले प्रधानाचार्य को मैं कद के गले लगा लूं और उसके साथ ही फट जाऊं। उसे अच्छी मौत नहीं नसीब होगी, देख लेना तुम। इस बात पर नल हंस देता है और फिर एक बार उन लड़कियों को ताड़ने लगता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वेटर के ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की वहां आ जाती है। उसके हाथ में दो ग्लास थे। इनके अंदर शराब रखी गई थी। वह लड़की आगे बढ़कर वह ग्लास उन दोनों के हाथ में दे देती है। नल और नील उस शराब को देखते भी नहीं, क्योंकि उनकी नजरें उस लड़की पर ही टिकी हुई थी। उस लड़की के खूबसूरती में वो दोनों खो गए थे।
उस लड़की को देखकर उन दोनों के मन में इस वक्त उस लड़की को पाने का ख्याल आया और इस बात को अंजाम देने के लिए उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अगले ही पल वो दोनों किसी बिजली की तरह उस लड़की के बगल में पहुंच गए। फिर उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ लिया और उसे उठाकर अपने कमरे की ओर ले जाने लगे। वहां मौजूद मसाज करने वाली लड़कियों डरकर वहां से भाग गई। इधर वह लड़की बहुत छटपटा रही थी मगर वो उन दोनों की पकड़ से नहीं छूट पाई। जब वो दोनों उस लड़की को अपने बिस्तर पर लेकर आए तो उन्होंने उसे बिस्तर पर पटक दिया, लेकिन जैसे ही वह लड़की बिस्तर पर गिरी वह लड़की वहां से गायब हो गई। नल और नील को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। ये क्या हुआ और कैसे हुआ? वो लड़की आखिर गायब कैसे हो सकती है? उनके जैसे साधक भी इसे देखकर हैरान थे। दूसरी ओर शौर्य के कान में आवाज आई, बॉस वो दोनों इस वक्त उनके बेडरूम में आए हैं। अब बाकी का काम आपको ही करना होगा। ये सुनकर शौर्य अपने बड़े भैया अधीर को देखकर वॉश जाने का बहाना बनाकर वॉशरूम की ओर चला जाता है और दरवाजे अंदर जाते ही गायब हो जाता है। अगले ही पल वह पूर्वोत्तर दिशा की ओर उड़ान भर देता है। कुछ ही मिनटों में शौर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां नल और नील थे। शौर्य बिना कुछ सोचे सीधा उस बेडरूम के खिड़की से अंदर कूद जाता है। नल और नील अभी भी यही सोच रहे थे कि वह लड़की गायब कैसे हो गई, पर अब एक लड़का उनकी खिड़की तोड़कर अंदर आया था। जैसे ही उनकी नजर उस लड़के पर पड़ती है दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, शौर्य अग्निहोत्री, तुम तो मुंबई में थे ना, फिर यहाँ कैसे पहुंचे? ये सुनकर शौर्य हंसते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालकर च्युइंग गम चबाते हुए उन दोनों को देखकर कहता है, बात ये नहीं कि मैं अंदर कैसे आया और कब आया, बात ये है कि मैं यहाँ क्यों आया। मेरे इस सवाल का जवाब है, मैं तुम दोनों को ऊपर पहुंचाने आया। ये सुनकर नल को बेहद गुस्सा आ जाता है और वह कुछ मंत्र बुदबुदाता है और उसके हाथ में तलवार प्रकट हो जाती है। वहीं नील भी अपने हथियार को निकालकर रेडी हो जाता है। तभी उन दोनों को इतना स्तर देख शौर्य कहता है, वैसे तो मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर तुम्हारे प्रधानाचार्य की वजह से तुम दोनों मारने वाले हो तो आप दोनों को अपनी मौत मुबारक हो। इतना कहकर शौर्य आगे बढ़ा और उन दोनों पर उसने अपने लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। शौर्य का हर वार एकदम साधारण दिख रहा था मगर जब भी वो दोनों उससे बचने की कोशिश करते तो अचानक वह वार उन्हें लग ही जाता था, मानो वो खुद उस वार को खाने के लिए अपने आप को आगे कर रहे हों। उन दोनों ने शौर्य की आंखों में देखा और वो दोनों शौर्य की अगली चाल समझने की बजाय और अधिक कंफ्यूज हो गए। इसी बात का फायदा उठाकर शौर्य उन दोनों को किसी कुत्ते की तरह पीटने लगा। शौर्य की पिटाई उन दोनों के लिए बेहद दर्दनाक थी। शौर्य के हर वार के साथ उनकी चीखें बढ़ती जा रही थी। वो दोनों भी खुद को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहे थे मगर शौर्य के आगे वो दोनों भी टिक नहीं पाए। शौर्य की मार की वजह से उनके हर अंग में दर्द होने लगा था। उनका शरीर जो अभी अभी मसाज लेने से रिलैक्स हुआ था वो अब अकड़ गया था। उनकी चीखें बहुत जोर से निकल रही थी मगर शौर्य उन पर कोई रहम नहीं दिखा रहा था। जब शौर्य ने उन दोनों को मार मार कर अधमरा कर दिया तो वह रुक गया। उसके बाद शौर्य उन्हें खत्म करने के लिए उनकी जान लेने के इरादे से आगे बढ़ा, तभी सिस्टम ने उसे रोक दिया। शौर्य सिस्टम की इस हरकत से हैरान हुआ था। आज तक सिस्टम ने उसे कभी किसी को मारने से रोका नहीं था, पर आज उसे क्या हुआ था। तभी सिस्टम शौर्य को समझाते हुए कहती है, शौर्य ये दोनों महाभारत के बर्बरीक के वंशज हैं। इन्हें वरदान मिला है कि अगर ये किसके हाथों मरे जाते हैं तो ये किसी बम की तरह फट जाएंगे। इनके मारने बाद होने वाला धमाका इतना बड़ा होगा कि ये लोग इस होटल को धूल में मिला देंगे।
तो बेहतर होगा कि तुम इन्हें यहां ना मारो। ये सुनकर शौर्य ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने उन दोनों को बेहोश कर दिया। फिर उसने उन दोनों के माथे पर हाथ रखकर एक मंत्र को बुदबुदाया। ऐसा करने के बाद शौर्य ने उन दोनों को हाथ से उठा लिया और उस खिड़की से आसमान की ओर उड़ गया। शौर्य सीधा उन्हें शंभाला के प्रवेश द्वार पर पटक देता है और उस प्रवेश द्वार को देखकर कहता है, खूंसट बुड्ढे, तू मेरे लिए धमाके करने वाला था, पर अब धमाका मैं करूंगा और तू देखता रह जाएगा। इतना कहकर शौर्य वापस निकल जाता है। जब शौर्य वापस आता है तब तक पार्टी खत्म होने को आई थी। शौर्य अंदर आकर सभी के साथ बैठ जाता है। इधर रात के अंधेरे में शंभाला के रक्षक गश्त लगाने वहां आते हैं तो उन्हें नल और नील बेहोशी के हालत में मिलते हैं। रक्षक उन्हें तुरंत अंदर ले जाते हैं। जैसे ही प्रधानाचार्य को ये बात पता चलती है, वह तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं। राजवैद्य उन दोनों की जांच करने के बाद उन्हें एक दवा पिलाते हैं। जैसे ही दवा उनके पेट में जाती है, नल और नील करहाते हुए जाग जाते हैं। लेकिन उनकी आंखें प्रधानाचार्य को देखकर फैल जाती है। नल और नील तुरंत प्रधानाचार्य को अपने पास बुलाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। वो ये भी बता देते हैं कि कैसे शौर्य ने उन्हें मारा और वे लोग कुछ नहीं कर सके। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो वे लोग प्रवेशद्वार पर थे। इसका एक ही मतलब है, शौर्य को यहां आने का रास्ता अच्छे से पता है और वह यहां कभी भी आ सकता है। प्रधानाचार्य को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वो जिसे सबसे सुरक्षित जगह समझ रहा था, उसके प्रवेशद्वार तक उसका दुश्मन आकर चला गया है, यानी वह जब चाहे तब अंदर आकर तबाही मचा सकता है। प्रधानाचार्य दौड़कर अपने कमरे में चला जाता है और अपनी ड्रॉवर में से एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और तुरंत कली से संपर्क करता है। इस वक्त कली अपने बिस्तर पर लेटकर उस जले हुए घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके घाव ऐसे थे मानो उन्हें जल्दी से भरने की कोई घाई नहीं थी। प्रधानाचार्य की कॉल देखकर कली उस बॉल को एक्टिवेट करता है। तभी उसे प्रधानाचार्य की डरी हुई आवाज सुनाई देती है। प्रधानाचार्य डर के मारे सब कुछ कली को बताता है। कली ये सुनकर अब परेशान हो उठता है। कुछ सोचकर कली अपने दास को आवाज देता है। जैसे ही उसका दास उसके पास आता है, कली उसे आदेश देते हुए कहता है, जाओ जाकर नुआ को शौर्य के बारे में बताओ ताकि वो अब इस मैटर को अपने लेवल पर हैंडल करे। कली का दास डरकर वहां से तुरंत भाग जाता है। ये वही नुआ है जिसकी तलाश में आलिया उसके बेटी के साथ घूम रही है। इधर प्रधानाचार्य चिंता में था, तभी उसकी नजर बाहर की ओर जाती है। वो देखता है कि नल और नील जिस ओर है वहां पर ऊर्जा का अधिक उत्सर्जन महसूस हो रहा है। प्रधानाचार्य तुरंत उस ओर दौड़कर जाता है, मगर उसके आधे रास्ते में पहुंचते ही दो जोरदार धमाके सुनाई देते हैं और इसके साथ नल और नील जिस बिल्डिंग में थे वो बिल्डिंग धूल में मिल जाती है। ये नजारा देखकर प्रधानाचार्य लगभग रोने की कगार पर आ जाता है। तभी उसे वहीं पर एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। वह आकृति प्रधानाचार्य की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहती है, प्रधानाचार्य, तुमने अपने मन मर्जी से शंभाला को बहुत ज्यादा खराब किया है और तुम्हारे ही वजह से ये पवित्र भूमि खराब हो रही है। इसीलिए यहाँ पर जो भी दूषित घातक है उन्हें मैं साफ करने आ रहा हूँ, तैयार रहना। इतना कहकर वह आकृति हवा में गायब हो गई। इसे सुनकर प्रधानाचार्य अपने दांत पीसकर रह गए। इधर पार्टी के बाद शौर्य और उसके भाई वहां से निकल गए। शौर्य ने देखा कि उसके सभी भाइयों और दोस्तों ने खूब शराब पी है, तो वह इन्हें चोरी छुपे विला में लेकर जाने की सोच रहा था।
उसे अच्छे से पता था कि चाचियों को अगर पता चल जाए कि इन लोगों ने शराब पी थी तो वो इन्हें पूरी रात कूटेगी। शौर्य यही सोचकर विला पर पहुंचते ही सभी लड़कों को जैसे तैसे संभालते हुए उन्हें एक एक करके उनके कमरों में छोड़ने लगा। पर कुछ लोग होते ही बड़े गले के हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज के बाद तुम दोनों भी शादी के पाश में फंस जाओगे, इसीलिए एक आखिरी लड़कों वाली आजादी जी लो। और हाँ, आवाज मत करो वरना मम्मी या चाची को पता चल गया तो वो सारी महामाया हमें मिलकर कूट देगी। ये आदित्य था जो ये कह रहा था, और उसे सबसे ज्यादा नशा हो गई थी। शौर्य उसका मुंह बंद करने के लिए दौड़कर गया, पर तभी अधीर चिल्लाकर कहता है, आदित्य तुझे धीरे बोलने नहीं आता? आवाज नीचे रख, तू चिल्ला क्यों रहा है? अगर माँ बाहर आई तो हम सबकी पिटाई होगी। तभी विराज, जो खुद एकदम टून्न था, हिचकियां देते हुए पैसेज में रखी पेंटिंग के पास गया और बोला, ये 7 घोड़े दौड़ क्यों नहीं रहे? इन्हें हमने इतने पैसे देकर दौड़ने के लिए लाया है और इनकी ये मजाल कि ये दौड़ नहीं रहे हैं। इन्हें इसकी सजा देनी पड़ेगी। इतना कहकर विराज उस पेंटिंग की सतह पर अपने हाथ से थाप मारने लगता है। तभी अभिमान और कबीर थोड़े होश में थे, पर उन्हें उनका बैलेंस संभल नहीं रहा था और इस वक्त अभिमान नीचे गिर जाता है तो कबीर उठाता था, फिर कबीर के गिरने पर अभिमान उठा रहा था। ये सारा नजारा घर की सारी बड़ी औरतें, चाचा चाची, दादाजी, भाभी, सब लोग इसे देख रहे थे और मांग दबाकर ऊपर से हंस रहे थे। इन सब के बीच होश में अकेला शौर्य था, जो उन सभी को जैसे तैसे संभलकर अंदर लेकर आ रहा था। शौर्य अब उन सभी से परेशान हो रहा था। तभी बड़ी चाची ऊपर के गलियारे से कहती है, शौर्य तुम इन्हें यहीं छोड़कर अपने कमरे में चले जाओ, इन्हें हम देख लेती हैं। बड़ी चाची ने ये इतने प्यार से कहा था कि शौर्य झट से बोला पड़ा, हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। पर अचानक उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसने जब ऊपर की ओर देख तो जाधव परिवार के लोग और अग्निहोत्री परिवार के सारे लोग जाग चुके थे। अभिमान की मां भी जाग चुकी थी। तभी अभिमान, जो कबीर को उठा रहा था, वह अचानक शौर्य से बोलता है, भाई तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तू ही मेरा सच्चा भाई है। अब बस मेरी सेटिंग करा दे, उस प्रणाली से मेरे प्यार की नैया तू ही पार करा दे। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी दवाइयां बनाकर दूंगा। जब शौर्य ने ये सुना तो वह तुरंत हाथ में पकड़े आदित्य को छोड़कर उसके पास गया और उसे चुप कराने लगा। तभी अहान, जो तीसरे चाची का बेटा था, वो गाना गाने लगता है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डॉल्बी वालिया बोलव माझ्या डीजेला। ये सब देखकर शौर्य को अब चक्कर आने लगे थे। शौर्य ने आखिर में परेशान होकर उन्हें वहीं बाहर के हॉल में छोड़ दिया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान, शराबियों को संभालना बच्चे संभालने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। 2 दिन में शौर्य की शादी है। क्या उसकी शादी नॉर्मल शादी की तरह पार हो जाएगी या फिर कोई नया पंगा उसका इंतजार कर रहा है? क्या करेंगे घरवाले इन शराबियों के साथ? किसकी होगी सबसे ज्यादा कुटाई? चैप्टर 175, आज शादी होकर रहेगी। शौर्य के आलीशान विला के अंदर आज की सुबह खट्टी मीठी थी। घर के सभी लड़कों के चेहरे उतरे हुए थे तो कुछ के सूजे हुए थे। उन सबको रात को दारू पीकर बरगलाना भारी पड़ गया था। अधीर, विराज, आदित्य, विहान, उनके चेहरे लाल हो चुके थे। बाकी के लड़के भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन घर के समझदार लड़कों की ये शराबियों की तरह हरकत उन्हें आज भरी पड़ी थी। इन सब के मुकाबले शौर्य और कबीर बच गए थे। कबीर के घर का कोई सदस्य नहीं था तो उसे डांटने वाला कोई नहीं था। वहीं हमारा शौर्य तो मासूम था, जिसने इन्हें बचाकर घर तक लाया था, तो वो भी सेफ था। तभी दरवाजे से इवेंट मैनेजमेंट के लोग अंदर आते हैं।
और फिर सभी घरवालों को शादी की तैयारियों का जायजा देते हैं। आज शौर्य की हल्दी थी। घर की औरतें परंपरा के अनुसार कच्चे हल्दी को पत्थर के चक्की पर पीसकर उसकी हल्दी बनाकर दुल्हन के घर भेजने की तैयारी में लगी थी। वहीं आज इशिका के परिवार के लोग भी दुल्हन को पास ही के होटल पर ले जाकर रुक जाते हैं। उनके हिसाब से दुल्हन को दूल्हे का चेहरा शादी के पहले नहीं देखना चाहिए। वहीं अद्विका के घरवाले भी उसके शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अद्विका के लिए शादी की ड्रेस, उसकी मेहंदी और बाकी मेकअप की शुरुआत हो जाती है। आज शाम को शौर्य की बारात उनके घर आने वाली होती है। वहीं कनक अद्विका से ऐसे चिपक जाती है जैसे वो उसकी मां हो। अद्विका अच्छे से कनक की ताकत को जानती थी, इसीलिए वो भी कनक को किसी पेट की तरह अपने पास ही रखती है। वहीं इशिका जिस होटल में ठहरी थी वहां कुछ फॉरेनर आकर रुक जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें उस नुआ ने शौर्य को खत्म करने के लिए भेजे थे। इन दोनों को डार्क वर्ल्ड में ट्विन कोबराज के नाम से जाना जाता है। इनकी डार्क वर्ल्ड में किलर्स के रैंकिंग में टॉप 5 में जगह है। इनका टारगेट कभी भी फैल नहीं गया। इनके काम करने का तरीका भी थोड़ा अजीब है। ये अपने टारगेट को उसके सारे परिवार के सामने मारना पसंद करते हैं। इन्हें टारगेट के परिवार की चीखें सुनने में बड़ा मजा आता है। पूरी दुनिया में इनके द्वारा मारे गए टारगेट्स के परिवार एक सदमे के साथ जीते हैं। आज उनका टारगेट शौर्य है। ये शौर्य की शादी में ही उसे मारने का प्लान करके यहां आए हुए हैं। इन्होंने पहले आते ही शौर्य की जानकारी निकाली, उसके बाद उन्होंने शौर्य को उसकी ही शादी में मारने का प्लान किया। इन सभी बातों से अनजान शौर्य आज दूल्हा बनकर सज धज के सुबह सुबह विराज के साथ नीचे बैठा था। दोनों दूल्हे आज बड़े उत्साहित थे, लेकिन उनके भाइयों की हालत सबसे खराब थी। तभी बड़े दादाजी नीचे आए और उन लड़कों को देखकर बोले, अरे नालायकों, अगर तुम्हारी रात की उतर गई हो तो अब काम पर लग जाओ। शादी की सारी तैयारियां करनी है। तुरंत जाकर उन इवेंट मैनेजमेंट के लोगों से मिलो और पूरे विला को सजा दो। हमारी पिकनिक इस शादी के बाद खत्म हो जाएगी। दादाजी का आदेश मिलते ही सारे लड़के मुंह लटकाए वहां से निकल गए। कुछ हो देर में लड़कों ने अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया और काम पर लग गए। घर के नौकरों ने भी उनके काम में बहुत मदद की। लड़कों ने मिलकर पूरे घर के अंदर लाइटिंग तथा फूलों को सजा दिया। पूरा घर कुछ ही घंटों में एक सुंदर से घर में तब्दील हो गया, जहां कोई जश्न होने वाला हो। उसके बाद दादाजी ने लड़कों को बुला और बोले, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो घर के सामने करंजे का मंडप लगाना पड़ता है, तो जल्दी जाकर करंजे के पेड़ की ढेर सारी टहनियां काट कर लेकर आओ। दादाजी की बात सुनकर पहले तो उन्हें ये बात एकदम आसान लगी, पर उन्हें तभी याद आया कि मुंबई में इस जाति के पेड़ मिलना नामुमकिन है। अधीर ने तो अपना सिर पकड़ लिया, तभी उसे शौर्य का ख्याल आया। शौर्य, हमने बाकी सारी चीजों को तो संभल लिया है, अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। आदर की बात सुनकर शौर्य उसे घूरने लगा। तभी अधीर बोला, अरे भाई, तेरे लिए ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तुझे बस अब जाकर करंजे के पेड़ की टहनियों को काट कर लाना है, ताकि हम उसका उपयोग करके दरवाजे के सामने एक छोटा मंडप बना सके। ये सुनकर शौर्य ने कुछ सोचा, फिर उठकर बाहर आ गया और गायब हो गया। कुछ ही देर बाद शौर्य वापस आया। उसने आते ही घर के सामने करंजे के पेड़ की टहनियों का ढेर लगा दिया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उतने में उसकी सारी बहनें वहां आई और उन्होंने विराज और शौर्य का मेकअप करना शुरू कर दिया। शौर्य को मेकअप करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उसने उनसे सिर्फ अपना टच अप करवा लिया।
वैसे भी वह बहुत हैंडसम था, अगर वह ज्यादा मेकअप करता तो कहीं उसे नजर न लग जाती। इधर विराज का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था। उसने आराम से बैठकर अपना पूरा मेकअप करवा लिया। उसके बाद उसने मेहंदी भी लगवा ली और साथ ही नेल पेंट भी लगवा लिया था। विराज मेकअप के बाद किसी कोरियन हीरो की तरह मीठा लग रहा था। जब शौर्य ने उसे देखा तो वो उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। सभी लड़कों ने भी विराज की खूब टांग खींची। समय बीतता गया और हल्दी का समय आ गया। हल्दी का फंक्शन मुंबई और बाकी कोंकण क्षेत्र में शादी से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अब जैसा देश वैसा भेष, इस नियम के हिसाब से शौर्य और विराज के हल्दी की पार्टी एक बड़े होटल में रखी गई थी। दुल्हनों के मामा ने दुल्हनों को हॉल के अंदर उठाकर लाया। दूसरी तरफ बड़े चाची के भाई अजिंक्य देव ने शौर्य के मामा का रोल निभाया। वहीं विराज के मामा भी वहां आ गए थे। दोनों दूल्हों को भी मंडप में उठाकर लाया गया। इस वक्त दूल्हों के घर से लाई गई हल्दी दुल्हनों को लगाई गई, फिर दूल्हों के गालों को भी वहीं हल्दी लगाई गई। फिर घर की औरतों ने बड़े बड़े पीतल के घड़ों में पानी लाया और जल पूज की विधि ही समाप्त हो गई। उसके बाद दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने बारी बारी से आकर इन जोड़ियों को हल्दी लगाई। इधर हल्दी का कार्यक्रम स्टेज पर चल रहा था। नीचे डीजे के बिट्स पर सारे मेहमान ताल पकड़ रहे थे। वहीं हॉल में हर तरह के व्यंजन रखे गए थे, जिसमें नॉनवेज, वेज, चाइनीज, यूरोपियन डिशेज की भरमार थी। मेहमानों को क्या खाना है और क्या नहीं ये भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ खास मेहमानों के लिए बार काउंटर भी खुला कर दिया था। उन्हें यहां अनलिमिटेड शराब भी मिल रही थी। आज की इस पार्टी में मुंबई के सभी लोकल बिजनेसमैन शामिल हुए थे और सभी एक एक करके दूल्हे और दुल्हन को मिलकर बाध्य देकर जा रहे थे। इस पार्टी में विराज के कुछ दामाद यानी ऐसे क्रिमिनल जिन्हें उसने और इशिका ने सीधा किया था, वो लोग भी शामिल थे। शौर्य के इस शादी में कोई छोटा या बड़ा नहीं था, सभी इसमें शामिल होने वाले थे। हल्दी की रस्म खत्म हो गई। साथ ही पार्टी भी देर रात के बाद निपट गई। सभी के चले जाने के बाद दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे के मुहूर्त पर शादी लगने वाली थी। उसी होटल में सभी के रहने और खाने का इंतजाम कर दिया गया था। दूसरे दिन सुबह सभी लोग नहा धोके सज धज के मंडप की तरफ पहुंच गए। मंडप में पहुंचते ही बड़े दादाजी ने शौर्य को अग्निहोत्र की पूजा करने के लिए कहा। शौर्य ने विधि अनुसार पूजा प्रारंभ कर दी। अग्निहोत्रियों के अग्निहोत्र की पूजा शुरू हो गई। साथ ही शौर्य का मंत्रोच्चारण आरंभ हुआ। एक साधक होने की वजह से उसकी साधना हर उच्चारित मंत्र को सिद्ध किए जा रही थी। स्वयं अग्निदेव का अवध बिना माचिस या आग जलाए हो गया। उसके बाद शौर्य ने आहुति की समग्र डालना शुरू कर दिया और यज्ञ की वेदी अग्नि से भड़क उठी। हवन अगले 2 घंटों तक चला, लेकिन वहां मौजूद लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से भर चुके थे। उसके बाद पूजन खत्म होते ही शौर्य ने अपने डायमेंशन से सभी को बुला लिया। उनके आते ही सभी की नजरें अपने आप माया, चित्रा और सुगंधा पर अटक गई। डायमेंशन से आते वक्त उन लोगों ने ढेर सारे फल और कई प्रकार की चीजें लाई थी, जिन्हें उन्होंने आते ही घर की औरतों के हाथ में दे दी। वरुण और अरुण ने भी आते ही अपने मां को गले लगाया। फिर दोनों बाकी लोगों के साथ शादी की भागदौड़ में बिजी हो गए। अब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अग्निहोत्री परिवार का मूड तब खराब हुआ जब उन्होंने राणा परिवार के लोगों को आते हुए देखा। राणा परिवार के रुद्र अंकल और उनकी पत्नी, मोहित दादाजी, प्रताप अंकल सब लोग आए थे। उनके पीछे सिर झुकाए आर्या चली आ रही थी। बड़े दादा को अच्छे से पता था कि मोहित दादाजी और उनके परिवार की शौर्य के लिए क्या अहमियत है।
तो उन्होंने बिना उनसे नाराज हुए उनका खुले मन के साथ स्वागत किया। बाकी चाचाओं ने भी उनका आगे बढ़कर स्वागत किया। तभी होटल के बाहर आर्मी की कई गाड़ियां आकर रुकी और कई सारे हाई रैंकिंग के आर्मी के लोग अंदर आ गए। उनके पीछे रॉ के नए चीफ और देश के सिक्योरिटी एडवाइजर भी आज यहां आए हुए थे। कुछ ही देर में वहां कुछ एनएसजी कमांडोज की एक टुकड़ी आई और फिर उनके अगुवाई में देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ अंदर आए। उन सभी को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इसी वक्त द्वारिका के अग्निहोत्री परिवार ने भी एंट्री मारी। देश के सबसे बड़े दिग्गज लोग आज इस शादी में शामिल हुए थे। इस वजह से किसी ने भी द्वारका के अग्निहोत्रियों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें एक आम मेहमान की तरह कुर्सी पर बिठाया गया। इधर चीफ कैलाश और प्रधानमंत्री बातें कर रहे थे। चीफ ने इतराते हुए कहा, आज की शादी मेरे 3 काबिल रॉ एजेंट की है। तीनों एक से बढ़कर एक है। एक तो मेरा ब्रह्मास्त्र है। तभी प्रधानमंत्री भी कैलाश से बोले, हाँ बात तो अपने सही कही है, पर ये तीनों है तो मेरे देश के ही ना। डिपार्टमेंट भले ही तुम्हारा हो पर देश तो हम ही चलाते हैं ना। प्रधानमंत्री का ऐसा जवाब सुनकर कैलाश जी ने अपना मुंह बना लिया। इसे देखकर बाकी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। कुछ ही देर में स्टेज पर विराज भी आकर बैठ गया। उसके साथ ही पंडित जी ने पूजा आरंभ की। पूजा खत्म होते ही दोनों दुल्हनों को भी स्टेज पर बुलाया गया। शादी के जोड़े में ये अप्सरा जैसी दिखने वाली दुल्हनें आज कहर ढा रही थी। पंडित ने फिर दूल्हों की बहनों को बुलाया और उन्हें दूल्हों का सेहरा बांधने के लिए कहा। उन्होंने सुंदर सेहरा निकालकर सिया, प्रिया और जिया ने दोनों के सिर पर बांध दिया। उसके बाद सभी मेहमानों को शादी की अक्षता यानी रंग बिरंगे चावल दे दिए, जिन्हें मंगलाष्टक के हर एक अष्टक के बाद दोनों जोड़ों पर डालना होता है। पंडित जी ने दोनों जोड़ों को सप्तपदियों की रचना करके साथ वचन लेने के लिए कहे। उसके बाद उन्होंने जैसे ही मंगलाष्टक बोलना शुरू किया, हॉल की बगल से एक अंग्रेज हाथ में गन लेकर आया और उसने उसे विराज के माथे पर लगाया। तभी एक और अंग्रेज भी आगे आया और उसने शौर्य के माथे पर बंदूक लगाई और वो दोनों एक साथ बोले, दिस मैरिज इज नॉट गोइंग टू हैपन। तभी कैलाश जी और बड़े आर्मी ऑफिसर्स ने अपना सिर एक साथ पीट लिया। उन दोनों अंग्रेजों को ये थोड़ा अजीब लगा। तभी बड़े दादाजी जो स्टेज के नीचे बैठे थे, वे जोर से बोले, शादी में हमने बकरों की बलि नहीं दी थी, अब बकरे भी खुद आ गए हैं, तो बलि का काम भी पूर्ण करो। उनकी बातें उन अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आई। तभी जिस अंग्रेज ने शौर्य के सिर पर बंदूक तनी थी, उसे अचानक अपना हाथ महसूस होना बंद हो गया। जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वह नीचे कर गिरा था। उसका कट इतना सटीक था कि उसके हाथ में उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ, न ही उसके घाव से खून निकल रहा था। तभी उसने मुड़कर देखा तो दुल्हन के जोड़े में खड़ी लड़की के हाथ में लंबी तलवार थी और घूंघट के नीचे से वो उसकी लाल आंखें देख सकता था। तभी विराज के बगल में खड़े अंग्रेज को भी थोड़ा अजीब लगा जब उसने देखा कि उसकी गन कई टुकड़ों में बट चुकी है और उसके पुर्जे जमीन पर गिरते। जब उसने बगल में देखा तो इशिका के हाथ में उसके पिस्तौल की मैगजीन थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब उन दोनों को लगा कि वो अपने काम में फेल हो सकते हैं तो उन्होंने तुरंत अपने जेब से 2 काले रंग की गोलियां निकाली और उसे वो देखने ही वाले थे, तभी 2 बार गोली चलने की आवाज आई और उनके हाथ की दोनों गोलियां उनके हाथ में ही फट गई और चूर चूर हो गई। वो दोनों अब भागना चाहते थे, पर उससे पहले ही उन्हें एक सा हुआ कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे।
उनके पीछे कनक अपने पप्पी रूप में अपने पंजों को चाट रही थी और उन दोनों को ललचाई नजरों से देखकर अपनी जीभ को फेर रही थी। उन दोनों अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कैसी जगह पर आए हैं। यहाँ सभी लोग आम क्यों नहीं हैं? उनके सई को कनक ने बांध दिया था, जिस वजह से वो दोनों लाख कोशिशों के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। शौर्य अब भी अपनी जगह पर बैठ था और वह उन दोनों को देखते हुए बोला, ये शादी होकर रहेगी। इतना कहते ही शोर ने अपने हाथ का इशारा किया और वहां पर 2 और गोलियां चली। उसके बाद मेहमानों की कतार से एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ में गन लेकर बाहर आई। उसने आते ही शौर्य को देखकर आंख मारी और बोली, आज हमारे शहजादे दूल्हे बने हैं तो हम उनके हाथ गंदे कैसे होने दे। ये आलिया थी। इसने ही उनकी उन कली गोलियों को शूट करके उनके भागने के प्लान को फेल कर दिया था। गोलियां लगते ही दोनों अंग्रेज वहां जमीन पर पीछे की ओर गिर गए, पर वे अचानक पीछे की जमीन में धंसते चले गए। तभी कनक धीरे से बोली, ये मेरे पापा की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शौर्य ने पीछे मुड़कर एक बार कनक को देखा और अपना सिर हिला दिया, मगर तभी उसे उसके बगल से खतरे का एहसास हुआ। शोर ने मुड़कर देखा तो अद्विका अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से शौर्य को घूर रही थी। शौर्य ने ये देखा तो उसने फीकी हंसी हंसते हुए उसे आलिया का इंट्रोडक्शन करवाया। पंडित जी ने देखा कि सब फिर शांत हो गया है तो उन्होंने अपने मंत्र पढ़ना कंटिन्यू किया और सभी मेहमानों और यजमानों के आशीर्वाद से शादी संपन्न हो गई। शौर्य ने सबसे पहले अपने दादाजी और बाकी दादाओं का आशीर्वाद लिया, फिर बाकी सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर रागिनी और दुष्यंत को नहीं देखा। उसकी ये हरकत उन्हें कई बार मारने के बराबर थी। चलो, शौर्य की शादी तो खत्म हो गई और अब शौर्य अपने अगले काम के लिए तैयार है।